Hi everyone, welcome to the chemistry solution of your last ANTS part test, that is PT7, and let's start with question number 51. Question number 51 में आपसे पूछा गया है, both beryllium and aluminium become passive on reaction with concentrated nitric acid due to. So the thing is, all of you know that concentrated nitric acid is a very strong oxidizing agent. तो वो क्या करता है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम के साथ जब रिएक्ट करता है तो उनके सरफेस पे उनके एक ऑक्साइड लेयर को डिपॉजिट कर देता है, और ये ऑक्साइड लेयर इतना ज़्यादा स्टेबल है जिसकी वजह से फर्दर बेरिलियम और एल्यूमिनियम का रिएक्शन नहीं हो पाता. तो इसकी वजह से अगर हम चारों ऑप्शंस को देखें तो नॉन रिएक्टिव नेचर ऑफ मेटल, नॉन रिएक्टिव नेचर ऑफ एसिड, द फॉर्मेशन ऑफ एन इनर्ट ऑक्साइड लेयर ऑन द सर्फेस ऑफ द मेटल्स, एंड दैट सीम्स टू बी द करेक्ट आंसर. राइट, 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी. नेक्स्ट 52. On flame test, lithium gives which color? Now this is again a factual. आपने शायद अपने स्कूल में एक लैब में एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे जिनमें हम लोग एल्कली मेटल्स या एल्कली अर्थ मेटल्स का फ्लेम टेस्ट करते थे, और लिथियम में अगर हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर होता है रेड, यानी कि ऑप्शन बी. ओके, ये फैक्चुअल क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 53 पे आता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एल्कली मेटल्स? एल्कली मेटल्स में अगर हम देखें चार ऑप्शन दिए गए, आपको एनालाइज करना है. सबसे पहले बोला है ऑल फॉर्म सॉलिड बाइकार्बोनेट्स. नाउ एल्कली मेटल्स अगर आप देखें तो लिथियम से लेके आपका सीजियम तक अगर आप देखें तो मैक्सिमम एलिमेंट्स आपका सॉलिड बाइकार्बोनेट्स फॉर्म करते हैं एक्सेप्ट लिथियम, राइट. सो सिंस लिथियम डज नॉट फॉर्म सॉलिड बाइकार्बोनेट्स, दैट इज व्हाई ए कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर. अगर हम ऑप्शन बी देखें, ऑल फॉर्म आयनिक सॉल्ट लाइक हाइड्राइड MH, तो दिस is the correct answer, and all the metal hydrides, alkali metal hydrides have NaCl structure. That is also something that you should know. तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा. बाकी ऑप्शन देख लो, ऑल फॉर्म सुपर ऑक्साइड नहीं, सुपर ऑक्साइड बहुत रेयर होते हैं. पोटेशियम इज द ओनली एलिमेंट जो कि फॉर्म कर रहा है यहाँ पे. और ऑल फॉर्म नाइट्राइड्स, दैट इज अगेन रॉन्ग. लिथियम इज द ओनली एल्कली मेटल विच फॉर्म्स नाइट्राइड्स, यानी कि 53 का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा आपका, ऑप्शन बी. ओके, 54 अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा गया सिलिका और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या रेशियो होना चाहिए एक सीमेंट में. तो अगर हम इस चार ऑप्शन में देखें, करेक्ट आंसर इसका है 2.5 to 4, यानी कि 54 का करेक्ट आंसर है आपका ए. 55. चलो फाइनली एक क्वेश्चन जिसके लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़े. क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं. देखिए, आपसे पूछा गया है देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 3 नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का 16, 17, 18, और हाइड्रोजन का तो आप जानते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम. बोला हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वाटर आर पॉसिबल. चलो देखते हैं. अब सबसे पहले हम O16 को लेकर शुरू करते हैं अपना डिस्कशन. O16 जो कि नॉर्मल ऑक्सीजन है, जो मोस्ट कॉमन स्टेबल आइसोटोप है, उसमें अगर हम देखें तो उसके साथ मैं 2 प्रोटियम लगा सकता हूँ, 2 ड्यूटेरियम लगा सकता हूँ, और O16 के साथ वापस से 2 ट्रिटियम भी लगा सकता हूँ. अभी तक मैंने ऐसे वाटर्स बनाए हैं जिसमें दोनों साइड सेम आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन लिया है मैंने. लेकिन अगर मैं ऐसा कोशिश करूँ, O16 अगर मैं डिफरेंट आइसोटोप्स लेना शुरू कर दूँ तो एक तरफ HD, O16 के साथ एक तरफ D तो दूसरी तरफ ट्रिटियम, और O16 के साथ एक तरफ प्रोटियम तो दूसरी तरफ ट्रिटियम. तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ O16 को लेके मैंने टोटल 6 फॉर्म्स ऑफ वाटर बना दिए हैं, राइट. अब अगर आपसे पूछा जाए O17, तो इन सब में O16 को अगर हम O17 से रिप्लेस कर दें तो वापस से मेरे को 6 मिल जाएंगे. ये आ गया आपका O16 के लिए, O17 के लिए भी 6 आएगा, और सिमिलरली O18 के लिए भी 6 आएगा. टोटल 18 फॉर्म्स ऑफ वाटर बन जाने चाहिए, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. ओके, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. आते हैं आगे 56. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट डाइबोरिन. तो 56 अगर हम देखें, डाइबोरिन का स्ट्रक्चर आप सब जानते हैं. तो इसमें क्या होता है, बोरोन का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता है वो sp3 होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है. और ये ल्यूइस एसिड, यस, ये डाइबोरिन भी ल्यूइस एसिड की तरह काम करता है. और ऑप्शन सी बोल रहा है इट हैज 4 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स. 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन जिसे बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं. इस ऐसे 2 बॉन्ड्स होते हैं बेटा डाइबोरिन में. यहाँ पे ऑप्शन बोल रहा है 4, यानी कि ऑप्शन सी गलत है. करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी, यानी कि 56 का करेक्ट आंसर है डी. ओके, आते हैं 57 पे. 57 में बोला है विच कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट. यहाँ पे अगर आप देखें TLCl, यहाँ पे थैलियम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है जो कि काफ़ी स्टेबल है. TLI3 वापस से सेम. BiF3 इज ऑल्सो अ फ्लोराइड ऑफ बिस्मथ. PbI4 इज द कंपाउंड जिसमें आप देख सकते हैं कि लेड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जो कि काफ़ी अनस्टेबल है. और इसमें होता क्या है आपका कि 57 का बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. 57 में PbI4 बनते ही वो
एक्चुअली क्या होता है, आई माइनस यहाँ पे Pb+4 को रिड्यूस करके Pb2+ में कन्वर्ट कर देता है और खुद ऑक्सीडाइज होके I2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसी वजह से PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट, राइट, काफ़ी अनस्टेबल। इसके मतलब 57 का करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। ओके, उसके बाद 58 बोरैक्स बीट टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। इसमें आपसे पूछा गया है बोरैक्स बीट टेस्ट इज बेस्ड अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट। इसमें मेटल्स का जब हम टेस्ट करते हैं तो इसमें अलग अलग मेटल्स का अलग अलग कलर का बीड फॉर्म होता है और वो अलग अलग कलर फॉर्म होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट मेटाबोरेट्स, राइट। तो बोरैक्स बीट टेस्ट में से जो B2O3 उस मेटल के सॉल्ट के साथ जब रिएक्ट करता है, जैसे COO के साथ, जैसे यहाँ पे 58, राइट, तो यहाँ पे CO BO2 ऐसा फॉर्म होता है जिसको कोबाल्ट मेटाबोरेट भी बोलते हैं, राइट, जिसकी वजह से ये बस एक एग्जांपल लिया है मैंने। 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ओके, आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 59। आपसे बोला है रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। बोरिक एसिड इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड, बिल्कुल सही, ये एक मोनोबेसिक एसिड है क्योंकि ये एक सबसे पहला बात एक लुईस एसिड है, तो ये एक इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है जहाँ पे वो एक न्यूक्लियोफाइल जैसा बोलो या फिर एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जिसके पास एक लोन पेयर है उसको एक्सेप्ट कर सकता है। जनरली वो क्या होता है, वाटर होता है, राइट। और बोरिक एसिड एक वीक मोनोबेसिक एसिड है, उसको इस तरीके से और एलैबोरेट किया जा सकता है। H3BO3, यहाँ पे वाटर आता है, वाटर अपना लोन पेयर बोरोन के वेकेंट ऑर्बिटल में देता है और उससे BOH4 माइनस और साथ में एक H+ जो कि एक्चुअली इज कमिंग फ्रॉम वाटर प्रोड्यूस होता है। तो एक H+ प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, इसलिए उसे हम वीक मोनोबेसिक एसिड बोल सकते हैं। लेकिन उसे हम प्रोटिक एसिड नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये जो H+ आया है वो खुद H3BO3 का नहीं है, उसने डोनेट नहीं किया है, उससे डिसोसिएट होके नहीं निकला है, राइट। इसका मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, बोरिक एसिड इज अ प्रोटिक एसिड। बोरिक एसिड इज अ Lewis acid is a very perfect statement, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बोरिक एसिड ऑन डीहीटिंग फाइनली फॉर्म्स B2O3, राइट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो रॉन्ग स्टेटमेंट हम इजिली आइडेंटिफाई कर चुके हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 59। ओके, आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोला गया है, XeF2 रिएक्ट्स विद SbF5 टू फॉर्म। यहाँ पे SbF5 भी आप जानते हैं, उसके पास भी वेकेंट ऑर्बिटल है जहाँ पे एक F- फ्रॉम XeF2 एक F- जाके ल्यूइस बेस की तरह उस पर डोनेट हो जाता है, जिसकी वजह से XeF2 SbF5 के साथ रिएक्ट करके यहाँ से F- अगर निकल जाएगा तो ये बचेगा क्या, XeF जिसके ऊपर प्लस एक कैटायन, और F- जाके इस पर डोनेट हो जाता है और बन जाता है SbF6-, राइट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, आपसे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 में आपसे पूछा गया है विच हाइड्राइड डज नॉट शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी तब शो होता है जब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी अच्छा तब होता है जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड वीक हो और हाइड्रोजन ईजिली दे पाए। तो यहाँ पे अगर हम 4 कंपाउंड्स में देखें तो वाटर एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें OH का काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है, राइट। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से ये बॉन्ड इजीली टूटता नहीं, और इजीली अगर टूटता नहीं है तो ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करता, राइट। तो 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, 62 ड्राई ब्लीचिंग इज डन बाय अगेन वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। 62 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ओजोन इज यूज्ड फॉर ड्राई ब्लीचिंग। ओके, फिर 63 पे आते हैं। 63 में आपसे पूछा गया है, राइट, to which of the following series the transition element from Z is equal to atomic number 39 to 48 belong। ठीक है, तो आराम से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये अगर हमारा D है तो हमारा 3D से शुरू होता है, 3D शुरू होता है आपका एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक, है ना। और आप काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं कि 21 में अगर हम 18 ऐड कर दें, 18 ऐड करते हैं तो यहाँ पे 39 आ जाता है जो कि होता है इट्रियम, और वहाँ से जाता है 48 तक जो कि होता है कैडमियम, और ये है इट्रियम, और ये कौन है, 4D, राइट। आपसे पूछा है 39 से 48 वो कौन सा होगा, 4D सीरीज होगा, यानी कि आंसर है ऑप्शन बी। ओके, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 64 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो क्रोमियम के काफ़ी सारे ऑक्साइड्स हैं, लेकिन उनमें जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है वो है ऑप्शन बी, दैट इज Cr2O3, राइट। ये भी अगेन एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद होना होगा। क्वेश्चन नंबर 65, दिस
क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शोज +8 ऑक्सीडेशन स्टेट. अब +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने पाने वाले +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाने वाले पूरे पीरियोडिक टेबल में 3 एलिमेंट्स होते हैं बेटा. एक होता है Xe, XeO4 बनाता है वो. फिर होता है Ru, रूथीनियम, RuO4, और फिर OS, ऑस्मियम, OSO4. बस ये 3 एलिमेंट्स ही हैं जो कि आपका +8 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं, राइट. और यहाँ पे आपको उन 3 में से बस दो का ही नाम लेना है, और वो है ऑप्शन नंबर सी में. क्लियर? तो वही करेक्ट आंसर है. अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन. विच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस. वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, आपने सबने पढ़ा होगा पी ब्लॉक का. और इसमें अगर आप देखें कॉन्टैक्ट प्रोसेस में SO2 + O2 गिव्स SO3, और यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है V2O5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ओके. 66 वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. 67 पे आते हैं. 67 विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स इज इन अकॉर्डेंस विद फ्रोडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. इसको देखिए किस तरीके से समझेंगे हम. x/m क्या मैं लिख सकता हूँ k c के पार 1/n, राइट. यही होता है. अब यहाँ पे सिंस कि आप देख सकते हैं लॉग टर्म्स यूज हुए हैं, तो मैं दोनों साइड का लॉग लूँगा. log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log c, राइट. अब अगर इस एक्सप्रेशन को देखो, इस इक्वेशन को देखो, तो दिस शुड रिमाइंड यू ऑफ y इज इक्वल टू c प्लस mx, and if it is equal, this is an equation of a straight line having a positive intercept. और आप देख सकते हैं कि out of the 4 plots that are presented to you, बस ऑप्शन C में आपको log x/m और यहाँ log C और P, आप एक चीज़ मान सकते हैं, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बोल रहा हूँ, वहाँ पे प्रेशर बोल रहा है, एक ही बात है ऑलमोस्ट. log P इस तरीके से ग्राफ जाएगा, राइट. तो करेक्ट आंसर होना चाहिए हमारा ऑप्शन नंबर C. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर. क्वेश्चन नंबर 68 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन अगेन. पूछा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस. हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस हम तब बोलते हैं जब हमारा कैटलिस्ट इज नॉट इन द सेम फेज एज द रिएक्टिंग स्पीसीज, ईदर द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट. तो जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन में सब कुछ गैसेज है, कैटलिस्ट भी गैस. सेकेंड ऑप्शन में भी सेम चीज़. आपको थर्ड ऑप्शन में दिखाई देगा कि यहाँ पे कैटलिस्ट कौन सा यूज हुआ है, सॉलिड फेज में, बट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन gaseous phase. तो since the phases don't match, we can say कि ये एक एग्जाम्पल है हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस का, जिसकी वजह से क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. ओके. इसके आगे का ऑर्गेनिक वाला पार्ट विच विल बी डिस्कस बाय युधिजीत सर. Hello students, welcome to the discussion of ANTS part test 7 medical section. Let's start off with the organic chemistry part, 69th question. So majorly as you have seen that with the topics that we are going to discuss, majorly these are theoretical only, ठीक है. चलो एक एक करके देखते हैं. Which of the following monosaccharide is a pentose? तो आप लोगों को पता ही होगा कि गैलेक्टोज, ग्लूकोज या फिर फ्रुक्टोज जो होते हैं ये सब हेक्सोज होते हैं, ठीक है, 6 कार्बन एटम वाले. तो our answer will be D. Let's talk about 70. तो which of the following is a carbohydrate? तो डायरेक्ट आंसर इनुलिन जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट होता है. Its correct answer will be C. 71 की बात करें, which is monosaccharide? Monosaccharides क्या होता है? Which cannot be simplified further. ठीक है. तो we are talking about a carbohydrate only. तो glucose, yes, it is a monosaccharide. Fructose is a monosaccharide. Galactose is also a monosaccharide. So its correct answer will be D. Let's talk about 72. 72 में अगर देखें तो हमें बोला गया कार्बोहाइड्रेट कंसिस्ट ऑफ, मैं आपको बताना चाहूंगा, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. आंसर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा. इनकी रिक्वायरमेंट होती है कार्बोहाइड्रेट के लिए, ठीक है. 73rd क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, ग्लूकोज कैनॉट बी क्लासिफाइड एज, तो अ हेक्सोज, इट कैन बी क्लासिफाइड as a hexose because it has 6 carbon atoms. A carbohydrate, yes, it is a carbohydrate. An oligosaccharide, yes, it cannot be classified as an oligosaccharide because oligosaccharides are those carbohydrates which have monomeric units ranging from 2 to 10. ठीक है, जबकि यहाँ पे तो monomeric unit 1 होती है ग्लूकोज में, वो अकेला ही एक कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसैकेराइड, जिसको फर्दर तोड़ नहीं सकते हम लोग. So its correct answer will be C, क्योंकि D भी करेक्ट है. एल्डोज तो वो होता है ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप,
होता है, ठीक है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, बात करते हैं 74 की। 74 में बोला है टू बिकम अ कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 3 कार्बन एटम्स, ठीक है। जैसे एकदम छोटा कार्बोहाइड्रेट मैं आपको बना के बताता हूँ, ये देखिए, एक बहुत ही फेमस कार्बोहाइड्रेट है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये कार्बोहाइड्रेट होने के लिए एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप चाहिए, कायरल सेंटर चाहिए, ठीक है, ये सब कंडीशंस होती हैं। तो यस, यू रिक्वायर एटलीस्ट 3 कार्बन एटम। सो 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं 75 पे। टॉकिंग अबाउट 75, which of the following compound cannot be formed by Gabriel Thalamide synthesis? तो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस एक ऐसा रिएक्शन होता है जिससे हमें प्राइमरी अमाइन मिलता है, ठीक है, क्लियर है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ए इटसेल्फ बनाना पॉसिबल नहीं होगा। इसका रीजन क्या है? ये कंपाउंड बनाने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हमें ये केस लेना होगा। जैसे थैलिक एसिड हमने लिया, थैलामाइड हमने लिया, सॉरी, इसका रिएक्शन अगर बेस से करें तो एसिड बेस होगा, जिससे हमारा थैलामाइड ये बन रहा है। दिस इज आवर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इसका रिएक्शन हमें जो है करना होगा, यहाँ पे Cl ऐड कर दो या ब्रोमीन ऐड कर दो, ठीक है। SN2 करना होगा, तभी जाके ये ऐड होगा और ये Cl निकल जाएगा, जिससे हमारा कंपाउंड बनेगा कुछ ऐसा। और फिर हाइड्रोलाइसिस से जो है आपका ये प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ ही रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा, क्योंकि मुझे बताओ बेसिकली ये जो कंपाउंड आपको शायद प्रॉपर्ली दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे बनाता हूँ CH3 बेंजीन और Cl ब्रोमीन आयोडीन, कोई भी ले लो, लेकिन यहाँ पे है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। मतलब ये आपको दिख तो सिंगल बॉन्ड रहा है, रेजोनेंस से यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो इस बॉन्ड को हम लोग तोड़ ही नहीं पाएंगे, इस बॉन्ड को हम लोग तोड़ ही नहीं पाएंगे ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो इसलिए NH2 बेंजीन के साथ अगर अटैच्ड हो तो उसको बनाया नहीं जा सकता है, ठीक है। बाकी सब में ऐसा सिनेरियो है ही नहीं, BCD आराम से बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा इट विल बी A, इट कैन नॉट बी फाउंड। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन 76। ऑन हीटिंग एन एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन विथ क्लोरोफॉर्म एंड इथानोलिक KOH, ठीक है, मतलब एल्कोहलिक KOH, द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इज। तो ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है, कार्बाइलमिन टेस्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। कार्बाइलमिन टेस्ट या फिर रिएक्शन इसको बोलते हैं। तो इससे आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है, विच इज फाउल स्मेलिंग। तो इसका आंसर करेक्ट होगा बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 77। विच वन कैन गिव प्रोपेनामाइन ऑन रिएक्शन विथ LiLH4? मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे अगर LiLH4 से रिएक्शन करोगे, देखो प्रोपाइल साइनाइड हो गया ये, इसका LiLH4 से रिएक्शन करने से आपको बस इसको एमीन में कन्वर्ट कर देना है। ये CH2 लिखा है मैंने, ठीक है। देखो इससे ब्यूटेन एमीन बन रहा है, हमें क्या चाहिए? प्रोपेनामीन। तो ये तो हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट N मिथाइल प्रोपेनामाइड, ठीक है, O उड़ा दो बस। इससे भी हमें हमारा डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला, तो हमारा आंसर C हो जाएगा, ठीक है। प्रोपेन नाइट्राइल ये होता है, ठीक है, जिससे आप अगर इसे रिड्यूस करोगे तो CH3 CH2 CH2 NH2, दिस इज प्रोपेन नाइट्राइल, दिस इज द करेक्ट आंसर C, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं 78 में। ये रिएजेंट और प्रोडक्ट देख के मुझे समझ आ गया है कि एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है, मेरे हिसाब से आप भी समझ पा रहे होंगे। ये और कुछ नहीं, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, ठीक है, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, जिसमें हम लोग एमाइड से एमीन बनाते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ Br2KOH या Br2NaOH। कुछ भी नहीं, बस एक CO ऐड कर देना है यहाँ पे एडिशनल। मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन से ही हम लोग इजीली बता सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। आइसोप्रोपाइल CH2 के साथ एक CO चाहिए, आइसोप्रोपाइल CH2 के साथ एक CO चाहिए, बिल्कुल सही, ठीक है, क्लियर है। ये अगर मेरा रिएक्टेंट हो जाए और इसका रिएक्शन अगर आप Br2NaOH हाई टेम्परेचर, ठीक है, तो बस इसको उड़ा दो और सॉल्वेंट में H है तो ये H आ जाएगा अभी अमाइन में। ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रहे, पूरे मैकेनिज्म से आपने ये पढ़ा होगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन आता है इट इज ओनली ड्यू टू द सॉल्वेंट, ठीक है। तो एक बार मैं देख लेता हूँ हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है कि नहीं। CH3 CH CH3 CH2 NH2, yes, you are absolutely right, the correct answer is B।
अब आते हैं 79 पे, ठीक है। बात अगर 79 की करें तो देखो एक एक करके हमें दिया हुआ है। तो प्रोपानोइक एसिड SOCl2, ये हो गया A, ये हो गया B, यहाँ पे NH3 हीटिंग, यहाँ पे एडिशन एलिमिनेशन से जो है अमाइड कन्वर्जन हो जाएगा, इट इज C। इसके बाद KOH प्लस Br2, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से हॉफमैन ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन, बस CO को हटा दो, तो इसका आंसर हो जाएगा B, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 80 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन एल्कली। तो आपने ये पढ़ा होगा कि ये और कोई नहीं, हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट होता है, बेंजीन, सल्फोनाइल, क्लोराइड। तो मैं आपको कहानी बताना चाहूंगा इसका। तो 1 डिग्री अमाइन जो होता है उसमें इनिशियली कंपाउंड सॉल्युबल होता है, जब वो रिएक्शन करता है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, जो बल्कि एरोमेटिक कंपाउंड बनता है दैट इज इनसॉल्युबल एक्चुअली। उसके बाद वो जब एल्कली या बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनता है विच इज एक्चुअली सॉल्युबल, ठीक है। ये तो हो ही नहीं सकता, 1 डिग्री तो हो नहीं सकता है, तो हमें ऑब्वियसली 2 डिग्री पे ही आना पड़ेगा, क्योंकि 2 डिग्री के जो रिजल्ट्स होते हैं वो ये होते हैं, इनिशियली 2 डिग्री अमाइन जब रिएक्ट करेगा हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, इनिशियली 2 डिग्री अमाइन तो सॉल्युबल है ड्यू टू H बॉन्डिंग एंड लाइक डिसॉल्व्स लाइक कॉन्सेप्ट, लेकिन वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन करता है तो उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है बल्कि एरोमेटिक कंपाउंड दैट इज इनसॉल्युबल एक्चुअली। इसलिए यही इनसॉल्युबल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। यही इनसॉल्युबल जो एल्कली के साथ रिएक्शन करता है उसी को हमें कंसिडर करना था, ठीक है, क्योंकि एल्कली के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन एल्कली, ठीक है, ऐसा कौन है, तो ये हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हमें बेसिकली आइडेंटिफाई करना था 2 डिग्री। तो आप लोग देख सकते हो ऑप्शन ए में मैं वर्बली बोल सकता हूँ N से 2 कार्बन अटैच्ड है, तो ये तो 2 डिग्री अमाइन हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1 कार्बन अटैच्ड है, यहाँ C ऑप्शन में भी 1 कार्बन अटैच्ड है, तो सीधा सीधा आंसर हमारा यही वाला होगा। क्योंकि आप इसे थोड़ा सा रिवर्ट करोगे, अगर मैं आपको बताता हूँ ए में अगर आप इसे तोड़ोगे, बस इस तरीके से तोड़ दो बेंजीन के साथ SO, ठीक है, ये हिंसबर्ग रिएजेंट हो गया और ये हमारा 2 डिग्री अमाइन हो गया, इथाइल इथाइल। तो आप देख ही सकते हो ये हमारा 2 डिग्री अमाइन हो गया, क्लियर है बात। ऑब्वियसली 2 डिग्री अमाइन ही हमारा आंसर होगा, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग 81 पे आते हैं, ठीक है। 81 में अगर देखें ये हमारा रिएक्टेंट है CH2NH2, तो ये NaNO2HCl के साथ, ये आपने पढ़ा होगा, डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा इस तरीके से, N2 निकला तो कार्बोकेटाइन बन गया। तो चार्ज इज आउटसाइड अ 5 मेंबर्ड रिंग, तो इसमें रिंग एक्सपांशन होगा जिससे सॉल्वेंट वाटर है, OH माइनस जहां ऐड हो गया, साइक्लोहेक्सानोल इज द आंसर, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग आते हैं 82nd क्वेश्चन पे। ये फिर से हमें गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस पूछा गया है, तो आप एक बार देख लो इसमें क्या होता है। ये हमारा थैलामाइड है, इसका रिएक्शन जब हम लोग बेस के साथ करेंगे तो एसिड बेस, जिसका रिएक्शन इथाइल ब्रोमाइड के साथ SN2। नेक्स्ट हाइड्रोलाइसिस, ये थोड़ा सा आइडिया मैं आपको पहले भी दे रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ट्रिक से तोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे HOH HOH, तो अब देखो इथाइल एमीन हमारा बन चुका है, तो एक तो आपका प्रोडक्ट बनेगा इथाइल एमीन, साथ में आपको COOH COH थैलिक एसिड मिल जाएगा, तो इथाइल एमीन एंड थैलिक एसिड, तो आंसर इज B 83, ठीक है। मेन एयर पॉल्यूटेंट अमंग द फॉलोइंग इज, तो ये सब यार एक रीडिंग देने से NCERT का आपके आंसर्स ये सब आपको ऐसे ही आ जाएंगे। 83 का आंसर ए है। 84 की अगर बात करें तो soil pollution occurs due to because of the 2 reasons, pesticide and industrial waste, so ये C आ जाएगा आंसर, both A and B, ठीक है। अब देखो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, ये थोड़ा सा देखते हैं। 85, तो आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। Chlorofluorocarbons are responsible for ozone layer depletion. Yes, it is one of the causes, ठीक है। Greenhouse effect is responsible for global warming, ये भी true statement है, ठीक है। Ozone layer does not permit infrared radiation from the sun to reach the earth, गलत statement है ये। Actually, it does not permit ultraviolet radiation, ठीक है। Infrared को तो permit करता है, तो ये गलत हो गया, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। Acid rain is mostly because of oxides of, yes, nitrogen and sulfur, that is true, इन दोनों के ऑक्साइड्स की वजह से, ठीक है। Let's talk about section B, ठीक है। section B को डिस्कस करते हैं हम लोग। 86,
तो 86 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, CO2, मीथेन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड एंड O3 ओजोन, ठीक है, क्लियर, सी इज द करेक्ट आंसर। 87, thermosetting polymer bakelite is formed by the reaction of, एक्चुअली फिनॉल का रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, ठीक है, करने पे बेकलाइट बनता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो ये सब सारी चीजें एनसीईआरटी में है। 88, which of the following is, which one is classified as a condensation polymer? कंडेंसेशन पॉलीमर मतलब जो कंडेंसेशन रिएक्शन से बनते हैं। बहुत सारे कंडेंसेशन रिएक्शंस आपने ऑलरेडी देखे हैं, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन, क्लेजन कंडेंसेशन, ठीक है, तो इनमें क्या होता है, यूनाइटिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है डेक्रॉन, ठीक है, क्लियर है। डेक्रॉन is the polymer which is actually formed due to, ठीक है, which is also considered as a condensation polymer, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 89th क्वेश्चन पे, नोवोलैक। नोवोलैक इज अ, इसका करेक्ट आंसर होगा नोवोलैक इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, सी, ठीक है, ये लीनियर पॉलीमर होता है। नेक्स्ट 90 पे आते हैं, मोनोमेरिक यूनिट्स पूछा गया है, तो मोनोमेरिक यूनिट्स ऑफ नायलॉन 6,6, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर होता है एक्चुअली एडिपिक एसिड। एक्चुअली दो लोग होते हैं, दो कंपाउंड्स होते हैं, हेक्सामिथाइलिन डायमीन एंड एडिपिक एसिड, जिससे नायलॉन 6,6 बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 91 की बात करते हैं, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिगलर नाटा कैटलिस्ट इज, डी है इसका आंसर, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट 92, a narrow spectrum antibiotic is active against gram positive और gram negative bacteria। 93, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, polyethylene glycols are used in the preparation of which type of detergents? So its correct answer is non-ionic। non-ionic detergents के लिए ये useful होता है, ठीक है। I'll continue down to section B, starting from question number 94। क्वेश्चन नंबर 94 में आपसे पूछा, which of the following colloidal solution is prepared when very dilute solution of ferric chloride reacts with potassium ferrocyanide? इसको कैसे समझेंगे देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, फेरिक क्लोराइड यानी कि FeCl3, इसका रिएक्शन करते हैं हम किसके साथ, पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4 FeCN6, राइट, इसका 4 मोल, और जब ये रिएक्ट करता है ये क्या बनाता है, Fe4 FeCN6 3, तो और साथ में बनता है आपका क्या, KCl, राइट, KCl बनता है आपका। इसका 3 यूनिट लेते हैं हम लोग, तो इसका 12 KCl यूनिट्स बनते हैं, और ये जो कंपाउंड बनता है इसे हम बोलते हैं प्रूशियन ब्लू, राइट, प्रूशियन ब्लू, यानी कि करेक्ट आंसर कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। क्वेश्चन नंबर 95 क्या बोला गया है, कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनियस सल्फाइड इज प्रिपेयर्ड बाय, यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हाइड्रोलाइसिस, डबल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोडिस्पर्जन मेथड और पेप्टाइजेशन, राइट। आर्सेनियस सल्फाइड का जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसको प्रिपेयर किया जाता है बेटा ऑप्शन बी, यानी कि डबल डिकम्पोजिशन मेथड से। ओके, ये आपका सरफेस का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 95। आते हैं आगे 96, पूछा गया है एन एग्जाम्पल ऑफ हेलाइडोर्सिस। हेलाइडोर्स का आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस, क्रायोलाइट जो कि KCl MgCl2 not 6H2O होता है, दिस इज अ क्लोराइडोर एज यू कैन सी, राइट, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 97 देखिएगा, द रिडक्शन ऑफ Cr2O3 बाय हीटिंग इट विद एल्यूमिनियम इज नोन एज, तो होता क्या है, ये Cr2O3 जनरली हम लोग कार्बन या कोक को यूज़ करते हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, लेकिन कार्बन हम इस केस में यूज़ नहीं कर सकते, तो इस केस में जब हम यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम, तो इट्स अ वेरी हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एंड ये रिएक्शन इनफैक्ट आपके क्लास 10 के NCERT में भी आपको मिल जाएगा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसका नाम हम बोलते हैं हम एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, राइट। क्वेश्चन नंबर 97, आंसर इज ऑप्शन डी। आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 98, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज कलेक्टर इन द फ्रॉथ फ्लोटेशन ऑफ गैलीना। अगेन इसके लिए आपको मेटलर्जी थोड़ा अच्छे से पढ़ा होना होगा, और लाइक दिस इज अ नेम व्हिच स्टैंड्स आउट एनीवेयर। क्वेश्चन नंबर 98 अगर आपने पढ़ा है क्लियरली या तो आपको याद होगा कि इसके लिए हम लोग सोडियम इथाइल ज़ैंथेट का यूज़ करते हैं, तो 98 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 99 पे आइए। 99 में
इन कंपैरिजन टू वाटर, हैवी वाटर में क्या है? हैज़ लोअर डेंसिटी, हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट, हैज़ लोअर डिसोसिएशन कांस्टेंट, या फिर इन जनरल रिएक्ट्स फास्टर। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 99 में देखिए, जब आप D2O का बात करेंगे तो D2O फॉर्म्स, ये वाला जो बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्गर होता है इन कंपैरिजन टू दिस वन, राइट, जिसकी वजह से यहाँ पे ये बॉन्ड इजीली टूटता नहीं है। इजीली अगर नहीं टूटता है तो इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो लोअर होता है, राइट, और जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। आएंगे क्वेश्चन नंबर 100 पे, बोला विच फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाईहाइड्रोजन इज रॉन्ग। तो H2 का अगर हम बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन हम सब जानते हैं कलरलेस है, ओडोरलेस है, टेस्टलेस है, लेकिन हाइड्रोजन इज अ हाईली इन्फ्लेमेबल गैस, राइट। इन फैक्ट इफ you must have seen pictures of aeroships where hydrogen, because of its low density, was used as a gas which can take ships up into the air. But because this gas was highly inflammable, and after a few incidents, the whole concept was discarded, right? जिसकी वजह से हमें याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन क्या है, एक हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है ये, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, नॉन इन्फ्लेमेबल गैस, एंड दैट इज द ऑप्शन जो कि हमारा करेक्ट है। वही पूछा है हमसे कौन सा रॉन्ग है, तो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, right? That's the end of the paper. Paper was like, especially because the paper only had questions from these topics, inorganic and surface chemistry and hydrogen. तो इसकी वजह से ये पेपर काफ़ी फास्ट मूविंग था, हम जल्दी इस पेपर को ख़त्म कर सकते हैं, एंड यू कैन यूटिलाइज योर टाइम इन सॉल्विंग अदर क्वेश्चन फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स, जिसके लिए आपको शायद ज़्यादा टाइम लगे, राइट? मेरे हिसाब से क्वेश्चंस जो हैं, कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी सारे तो थ्योरेटिकली थे, तो एक आपने रीडिंग दिया होगा तो यू कुड हैव attempted those questions, ठीक है? Okay, and I hope all of you did well, and best of luck for the upcoming full test. Okay, thanks so much. All the best. Thank you.